गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेट नंबर 16 प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग आ जाएं, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। फिर एक बार नए तेवर के साथ हम आप प्रारंभ करें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, और वो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और सेंटेंस है द मॉर्निंग हैज़ बस्ट इन टू। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ बता दें कि बस्ट इन टू का मतलब है इस जगह पर फटना, और सुबह जब होती है तो उसके लिए ये है, तो हम आप बोलेंगे कि पौ फट चुकी है। सही ट्रांसलेशन है विकल्प बी। सूर्योदय हो चुका है ये नहीं, क्योंकि सूर्योदय के लिए मॉर्निंग शब्द का प्रयोग नहीं करते। सूर्योदय के लिए ऐसे डाउन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, DAWN। इस जगह मॉर्निंग हैज़ बस्ट इनटू, तो हम मॉर्निंग के लिए बोल सकते हैं कि पौ फट चुका है। सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर बी। दूसरा प्रश्न हम आप लें। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न है सी, और इस जगह जो ब्रैकेट में शब्द है उसका सही फॉर्म खाली स्थान पर भरना है। फिर जब हम आप इसमें संकेत खोजेंगे, इसे भरने का सही संकेत खोजेंगे, तो संकेत के रूप में अगो का प्रयोग किया गया है। हम आप जानते हैं कि अगो का प्रयोग होने के बाद उस सेंटेंस को हमेशा पास्ट में रखना है। इसका मतलब है कि जब भी अगो का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म दूसरा होना चाहिए, अर्थात V2 का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए मीट का जो दूसरा फॉर्म होगा वो मेट होगा। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी, क्योंकि अगो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगो बीता हुआ समय सूचक शब्द है, और बीता हुआ समय सूचक के लिए आपको केवल वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग करना चाहिए। हैज़, हैव, हैड इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही विकल्प हुआ विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न हम आप ले लें, क्वेश्चन नंबर 8। एक इडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है, और इडियम आपके स्क्रीन पर है इन ए जिफी। इन ए जिफी बोलते हैं। हिंदी अगर आपको समझाऊं तो जब हम आप बोलते हैं कि चुटकी में, तो चुटकी में के लिए हम आप ये शब्द प्रयोग करते हैं इन ए जिफी, यानी तुरंत, चुटकी में। इसका एक और भाई है, इसका एक और हिंदी है, अंग्रेजी है, इन ए ट्राइस, TRICE। इन ए ट्राइस और इन ए जिफी, इन दोनों का मतलब होता है चुटकी में। इसलिए यहाँ इसका जो सही शब्द है वो शब्द हो जाएगा फास्ट। इन ए जिफी, चुटकी में या जल्दीबाजी में। सही विकल्प है आपका सी। अगला प्रश्न की ओर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9, और चूज़ करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है कि इसका क्या सही स्पेलिंग है। आप देख रहे होंगे कि जो सही स्पेलिंग का शब्द है वो शब्द है आपका डेमोलिशन। डेमोलिश करना, ढाहना। डिमोलिशन किसी चीज़ का बिखराव, किसी चीज़ का तोड़, या उसको ज़मींदोज या ढाहना। ये हो गया हमारा सही, यानी 9 का डी। अगला हम आप ले, इसमें अगला है 10। चूज़ द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स चुनना है, प्रत्यय चुनना है। इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। हम आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देती है तो उसके लिए या हाई कोर्ट कोई आदेश देती है, सिविल कोई आदेश देती है, यानी लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई आदेश पारित करती है, आदेश देती है, तो उसको हम आप बोलते हैं डायरेक्टिव। तो इसलिए इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, अर्थात जो हमारा सही प्रेफिक्स है वो प्रेफिक्स है IVE। बाकी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आप चुन लें। अब अगला प्रश्न आप देख लें। आपका क्वेश्चन नंबर है 96।
वाई डू यू टेल ए लाई, इसका पैसिव आपको बनाना है। पैसिव बनाना है, हम आप नियम भी जानते हैं, नियम भी सीख लिए हैं कि जब भी एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। हम आप जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में डू और डज हो तो इसका पैसिव हमको बनाना चाहिए कैसा, इज एम आर वाला। अभी तो आपके पास सभी में इज का प्रयोग है। दूसरा हम आप जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि विकल्प नंबर ए को इंट्रोगेटिव फॉर्म में न रख करके एसर्टिव फॉर्म में रखा गया, केवल आपको धोखा देने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसलिए इस विकल्प को हमने हटा दिया। अब हम आप देखें कि डू है तो इज एम आर होना चाहिए। विकल्प नंबर डी में बीइंग का भी प्रयोग किया गया, इसलिए इसको भी हमने हटा दिया। विकल्प नंबर जो बी है इसमें एल आई बी टोल्ड रखा गया, जबकि इज एम आर के बाद सीधा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग करना चाहिए, बीच में बी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए यह ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत हो गया और सही हमारे पास जो ऑप्शन रहा वो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न अब हम आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 97। यू माइंड, इस जगह थोड़ा सा आप ज़रा ऐड कर लें, ये शब्द है आपका स्टैंडिंग। अप फॉर ए मोमेंट हिंदी हो जाएगा कि क्या कुछ क्षण के लिए आप खड़ा रहने का कष्ट करेंगे, तो हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प है ए, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। हम आप किसी को बोलते हैं कि क्या दरवाज़ा बस बंद करने का कष्ट करेंगे, तो बोलते हैं कि वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, इसलिए हमारा ये सही विकल्प है ए, कष्ट करेंगे तो वुड यू माइंड से हम आप स्टार्ट करेंगे। अगला अब हम आप ले लें, अगला प्रश्न हमारा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको चुनना है, करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा सही सेंटेंस है। तो हम और आप इसमें दो विकल्प पहले बता दें, कुछ जानकारी हम आप हासिल कर लें। सबसे पहले ये जान लें, होमवर्क हो या वर्क हो, ये दोनों अनकाउंटेबल हैं। इसका मतलब है कि जितने भी धरती पर नाउन अनकाउंटेबल हैं उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में ए का प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में भी ए का प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसलिए गलत किया क्योंकि होमवर्क आपके पास काम एक हो चाहे 1000 हो, आपके पास घर का काम एक हो चाहे 1000 हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल माना जाएगा और इसके पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग अर्थात इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दो विकल्प हमने हटा दिया और अब एक हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि विकल्प नंबर सी हमारा गलत है क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, जबकि इसमें लिखा गया है टू के बाद वर्ब का चौथा, तो ये भी ऑप्शन हमारा कटा। हमारे पास आंसर हो गया बी। तो आगे अब चले अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो हम आप चाहें तो विकल्प को ही काटना पहले प्रारंभ करें। हम आप जानते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाना चाहिए। इस जगह आप देख रहे होंगे कि इसमें हैव का प्रयोग है, तो इनडायरेक्ट में हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। इसका मतलब है कि विकल्प ए जिसमें हैज रखा गया ये गलत है, विकल्प बी जिसमें हैज रखा गया ये भी गलत है, और विकल्प डी जिसमें वर्ब का दूसरा रखा गया है गेट का दूसरा गोट, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो सही आंसर हो बचा वो आंसर हो गया सी। तो अब अगला प्रश्न हम आप चुन लें, अगला प्रश्न हम आप देख लें। ये आपका लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का और जिसमें ट्रांसलेशन बनाना है हिंदी टू इंग्लिश। सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं।
तो हम आप पहले थोड़ा थोड़ा काम करें एलिमिनेशन का और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। प्रश्न में सभी लिखा गया, जिसके लिए आप जानते हैं कि आपको ऑल का प्रयोग करना है। विकल्प नंबर सी में ऑल का प्रयोग नहीं है। या हम आप जानते हैं कि हैज और हैव के बाद वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म प्रयोग करना चाहिए। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग किया गया, इसलिए ये विकल्प नंबर सी गलत है। आप देखेंगे कि ऑल के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। विकल्प नंबर ए में एक वचन रखा गया, सिंगुलर रखा गया, इसलिए बोलेंगे कि विकल्प नंबर ए भी ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सही विकल्प होगा बी होगा। इसमें भी आप देखेंगे कि ऑल के बाद नाउन तो प्लुरल रखा गया, लेकिन इस नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। हैज हमेशा सिंगुलर होता है, जबकि विलेजर्स के लिए हैव का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए यह भी विकल्प आपका रॉन्ग हो गया और सही विकल्प हो गया आपके पास बी। तो ये आज का आपका इंग्लिश का प्रश्न था। अब हम आप अगले सेशन की ओर चलें और वो सेशन रहेगा हमारा हिंदी का सेशन। तो हम और आप अब हिंदी का सेशन आप देख लें। पहला ही प्रश्न आया, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं या किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। तो ये जानकारी आप हासिल कर लें कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट विकल्प है, सही विकल्प है, वो विकल्प है डी। अगला प्रश्न हम आप चले। प्रश्न अगला हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, यानी भगवान राम इनके इष्ट थे और इसलिए इनके बचपन का नाम भी था राम बोला। ए। अब अगला प्रश्न हम आप ले, निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद होगा निह प्लस चल बराबर निश्चल, यानी निश्चल का सही संधि विच्छेद विकल्प बी में है और शेष विकल्प निश्चल के संधि विच्छेद नहीं है या शेष विकल्प गलत है। अगला अब हम प्रश्न चलें। प्रश्न आसान है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। अब आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। तो आप जानते होंगे कि अर्धनारीश्वर एक पुरस्कृत रचना है और ये रचना हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसलिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा ए, कि अर्धनारीश्वर राष्ट्र कवि दिनकर जी की रचना है। 20 नंबर को आप देख लें, हार जीत किनकी रचना है। तो ये बताते चलें, इनके बारे में पीछे के सेट्स में भी हमने चर्चा किया था। आज दोबारा फिर आपको याद दिला दें कि हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है, जिनका जन्म 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। तो हमारा जो सही आंसर है वो 20 का आंसर है बी। अब हम आप अगला देख लें प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है 76, कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करें तो पर्सनल लेटर कौन सा आएगा। तो वैयक्तिक पत्र उसे कहते हैं कि जो अपने सगे संबंधियों के बारे में लिखा जाए। अर्थात जब हम आप पत्र अपने बड़े भाई, अपने माता, अपने पिता, अपने दोस्त किसी को भी लिखते हैं तो वो पत्र आपका वैयक्तिक पत्र में आता है। इसलिए जो सही विकल्प होगा वो मित्र को पत्र लिखा गया, ये वैयक्तिक पत्र में आएगा। तो हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी।
अगला हम आप देख लें, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हम आप जानते होंगे ऐसे कि यदि हमारा आप आ करेंगे, आ बराबर एक हिसाब से अ प्लस अ बराबर आ, ये भी दीर्घ स्वर है। हम आप ये जानते होंगे ई ये दीर्घ ही है, इसलिए ये भी दीर्घ स्वर है। हम आप ऊ के बारे में भी जानते होंगे, ये दीर्घ ऊ है, इसलिए ये भी दीर्घ स्वर है। तो जो दीर्घ स्वर नहीं है वो है ओ, ओ दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो आंसर हो गया डी। अब हम आप अगला आ जाए 78 पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्रश्न बड़ा आसान है, आपने बहुत बार लिखा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा। इस प्रश्न में जो शुद्ध वाला शब्द है वो शब्द है अध्ययन, पढ़ाई। तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न अब आप देख लें। अगला प्रश्न है आपका, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसका जो सही उत्तर होगा कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो हम आप बोल सकते हैं कि देशभक्ति तत्पुरुष समास है। जैसे हम आप तत्पुरुष के बारे में पिछले क्लास में भी कुछ क्लास में हमने चर्चा किया था, जिसमें एक शब्द था आपका राम राज्य, राम का राज्य। देशभक्ति देश की भक्ति, इसलिए ये हमारा तत्पुरुष है, सही विकल्प है बी। अगला हम आप देखें, अगला हमारा है लास्ट प्रश्न है आपके हिंदी का, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो जो अधिकारी में सही उपसर्ग है वो उपसर्ग है अधि, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया बी। तो आज हमारी डिस्कशन यहीं समाप्त होती है। कल हम आप अगले क्लास में पुनः अगले डिस्कशन की ओर मिलेंगे और वो अगला डिस्कशन होगा सेट नंबर 17। थैंक यू वेरी मच।